मित्रों, अ, कुछ पारिवारिक कारणों से मैं इधर कहानियों में कुछ अंतराल बना कर रखा, मगर आज बचपन से अब तक मुझे प्रेमचंद की कुछ कहानियाँ जो बहुत ही अधिक पसंद रही हैं, उनमें एक कहानी है गुल्ली डंडा। ये गुल्ली डंडा कहानी जब भी पढ़ा मैं बचपन से अब तक, तो मुझको लगता है कि प्रेमचंद के अनुभव का संसार कितना विस्तृत था। जो बच्चे बचपन में गुल्ली डंडा खेले हों, उनके अंदर उस गुल्ली डंडा के प्रति जो आकर्षण है, आज का क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये भारतीय खेलों के प्रति जो अपने गांव देहात में पढ़ने वाले बच्चे या शहरों में भी पढ़ने वाले जो पुराने ऐसे 50 साल, 60 साल, 70 साल के जो बच्चे थे, उनका जो लगाव था गुल्ली डंडा के प्रति, मुझको लगता है कि मुंशी प्रेमचंद ने कितने आत्मीय भाव से, लगता है वो खुद कहीं खेल रहे हैं, और वो जो अनुभव गुल्ली डंडा में उन्होंने लिखा है, लड़कपन के उस खेल और खेल के प्रति जो समर्पण है, और समर्पण के साथ साथ उसमें अपनी राष्ट्रीयता, अपने राष्ट्रीय खेलों के प्रति जो लगाव है, उसके प्रति जो वकालत है, उसका दर्शन होता है। आज मैं गुल्ली डंडा कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ, मुंशी प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में से एक। चलिए सीधे चलते हैं मुंशी प्रेमचंद के उस गुल्ली डंडा कहानी के साथ। हमारे अंग्रेजीदा दोस्त माने या न माने, हमारे अंग्रेजीदा दोस्त माने या न माने, मैं तो यही कहूँगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। हालांकि आज के बच्चे गुल्ली डंडा नहीं खेलते हैं, या खेलते भी हैं तो अपनी गलियों में, वो आकर्षण नहीं है। मगर जो प्रेमचंद के युग में, या हम अभी 50-60 के आसपास के जो लोग, उनके अंदर जो गुल्ली डंडा के प्रति लगाव है, सच में वह खेलों का राजा था। हमारे अंग्रेजीदा दोस्त माने या ना माने, मैं तो यही कहूँगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोट पोट हो जाता है कि उसके साथ जाकर खेलने लगूं। न लॉन की ज़रूरत, न कोट की, न नेट की, न थापी की। मज़े से किसी पेड़ से एक टहनी काट ली, मज़े से एक पेड़ से टहनी काट ली, गुल्ली बना ली, और दो आदमी भी आ गए तो खेल शुरू हो गया। बिलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उसमें उनके सामान महंगे होते हैं। जब तक कम से कम 1 सैकड़ा न खर्च कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार ही नहीं हो सकता। खिलाड़ियों में शुमार ही नहीं हो सकता। यहाँ गुल्ली डंडा है कि बिना हर्रे फिटकिरी के चोखा रंग देता है। पर हम अंग्रेजी चीज़ों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीज़ों से अरुचि हो गई है। हमारे स्कूलों में हर एक लड़के से 3-4 रुपये सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। किसी को यह नहीं सूझता कि भारतीय खेल खिलाएं जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। अंग्रेजी खेल उनके लिए हैं जिनके पास धन है। गरीब लड़कों के सिर क्यों यह व्यसन मढ़ते हो। ठीक है, गुल्ली डंडा से आँख फूट जाने का भय रहता है, तो क्या क्रिकेट से सिर फूट जाने, तिल्ली फूट जाने, टांग टूट जाने का भय नहीं रहता। अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है, तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को बैसाखी में बदल बैठे। खैर, यह अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली ही सब खेलों से अच्छी लगती है, और बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली ही सबसे मीठी है। वह प्रातःकाल घर से निकल जाना, वह पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ काटना और गुल्ली डंडे बनाना, वह उत्साह, वह लगन, वह खिलाड़ियों के जमघट, वह पदना और पदाना, और वह लड़ाई झगड़े, वह सरल स्वभाव जिसमें छूत अछूत, अमीर गरीब का बिल्कुल भेद न रहा था, जिसमें अमीराना चोंचलों की, प्रदर्शन की, अभिमान की गुंजाइश ही न थी। यह उसी वक्त भूलेगा जब जब घर वाले बिगड़ने लगते हों, बिगड़ते रहते हों। पिताजी चौके पर बैठे वेग से रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हों। अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधकारमय भविष्य
टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है और मैं हूँ कि पदाने में व्यस्त हूँ। ये पदना और पदाना, हारना और हराते हुए मजा लेने के शब्द हैं। जो जीत रहा है वो पदा रहा है और जो हार रहा है वो पद रहा है। पदाने पदाने में व्यस्त हूँ। माँ पिताजी चाहे जितने घर में चिंता मग्न हों, मगर जो गुल्ली डंडे में खेल रहा है उसको उस पदने पदाने में जो मजा है, माता पिता की चिंता कहाँ रहती है तब किसी को। अंधकार में भविष्य की टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है और मैं हूँ कि पदाने में व्यस्त हूँ। न नहाने की सुध है न खाने की, गुल्ली है तो जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयाँ और मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। मेरे हमजोलियों में एक लड़का गया नाम का था। मेरे हमजोलियों में एक लड़का गया नाम का था। लगता है प्रेमचंद आत्मकथात्मक शैली में ये लिख रहे हैं। मेरे हमजोलियों में एक लड़का गया नाम का था, मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा, दुबला पतला, बंदरों की सी लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां, बंदरों की सी चपलता, वही झल्लाहट, गुल्ली कैसी ही हो उस पर इस तरह लपकता था जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती है। मालूम नहीं उसके माँ बाप थे नहीं थे, कहाँ रहता था, क्या खाता था, पर था हमारे गुल्ली क्लब का चैंपियन। जिसकी तरफ वह आ जाए उसकी जीत निश्चित थी। हम सब उसे दूर से आते देखकर उसका दौड़कर स्वागत करते थे और उसे अपना गोइया बना लेते थे। हर कोई चाहता था कि गया उसका गोइया हो जाए। एक दिन हम और गया दो ही खेल रहे थे। वह पदा रहा था, मैं पद रहा था, मगर कुछ विचित्र बात है कि पदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं, पदना 1 मिनट का भी अखरता है। पदना 1 मिनट का भी अकड़ता है। मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चालें चली जो ऐसे अवसर पर शास्त्र विहीन न होने पर भी क्षम्य है, लेकिन गया अपना दांव लिए बगैर मेरा पिंड न छोड़ता था। मैं घर की ओर भागा, अनुनय विनय पर कोई असर न हुआ। गया ने मुझे दौड़कर पकड़ लिया और डंडा तान कर बोला, मेरा दांव दे कर जाओ। पद आया तो बड़े बहादुर बन के, पदने के बेर आए तो भागे जाते हो। तुम दिन भर पदाओ तो मैं दिन भर पदता रहूं। हाँ, तुम्हें दिन भर पदना पड़ेगा, न खाने जाऊं न पीने जाऊं। हाँ, मेरा दांव दिए बिना कहीं नहीं जा सकते। मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। हाँ, मेरे गुलाम हो। गया ने कहा, हाँ तुम मेरे गुलाम हो। मैं घर जाता हूँ, देखो मेरा क्या कर लेते हो। घर कैसे जाओगे? कोई दिलगी है? दांव दिया है, दांव लेंगे। अच्छा, कल मैंने अमरूद खिलाया था, वह लौटा दो। ये बाल सलफ उलाहना है। अच्छा, कल मैंने अमरूद खिलाया था, वह लौटा दो। वह तो पेट में चला गया। निकालो पेट से। तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद? अमरूद तुमने दिया तब मैंने खाया। मैं तुमसे मांगने न गया था। जब तक मेरा अमरूद न दोगे मैं दांव न दूंगा। मैं समझता था न्याय मेरी ओर है। आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही उसे अमरूद खिलाया होगा। कौन निस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता है? भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए ही देते हैं। जब गया ने अमरूद खाया तो फिर उसे मुझसे दांव लेने का क्या अधिकार है? रिश्वत लेकर तो लोग खून पचा जाते हैं। यह मेरा अमरूद यूं ही हजम कर जाएगा। अमरूद पैसे के 5 वाले थे जो गया के बाप को भी नसीब न होगे। यह सरासर अन्याय था। बाल सुलभ इस वार्तालाप में राष्ट्र और समाज में पनपते हुए भ्रष्टाचार पर एक छोटा सा मगर बड़ा चुटीला व्यंग्य है। यहाँ सरासर अन्याय था। गया ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, मेरा दांव दे कर जाओ। अमरूद समरूद मैं नहीं जानता। मुझे न्याय का बल था, वह अन्याय पर डटा हुआ था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था, वह मुझे जाने न देता था। मैंने गाली दी, उसने उससे कड़ी गाली दी। मैं गाली ही नहीं 2-1 चांट जमा दिया। मैंने उसे दांत काट लिया, उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। मैं रोने लगा। गया मेरे इस अस्त्र का मुकाबला न कर सका, भागा। मैंने तुरंत आंसू पोंछ डाले, डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर जा पहुंचा। मैं थानेदार का लड़का एक नीच जाति के लौंडे के हाथों पिट गया। यह मुझे उस समय भी अपमानजनक मालूम हुआ, लेकिन
घर में किसी से शिकायत न की। तब लड़कपन में कोई जात, कोई ऊंच, कोई नीच नहीं होता। मारना, मार खा लेना, दोनों में ही एक मजा था। कहानी का दूसरा पार्ट है। उन्हीं दिनों पिताजी का वहाँ से तबादला हो गया। नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसा फूला कि अपने हमजोलियों से बिखुर जाने का बिल्कुल दुख न हुआ। पिताजी दुखी थे। यह बड़ी आमदनी की जगह थी। अम्मा जी भी दुखी थी। यहाँ सब चीज़ें सस्ती थी और मोहल्ले की स्त्रियों में से घेराव सा हो गया था। लेकिन मैं मारे खुशी के फूला ना समाता था। लड़कों से जीट उड़ा रहा था। वहाँ ऐसे घर थोड़े ही होते हैं, ऐसे ऐसे ऊंचे ऊंचे घर हैं कि आसमान से बातें करते हैं। वहाँ के अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पीटे तो उसे जेहल हो जाए। मेरे मित्रों की फैली हुई आंखें और चकित मुद्रा बतला रही थी कि मैं उनकी निगाह में कितना ऊंचा उठ गया हूँ। बच्चों में मिथ्या को सत्य बनाने की वह शक्ति है जिसे हम जो सत्य को मिथ्या ना बना लेते क्या समझेंगे। उन विचारों को मुझसे कितनी स्पर्धा हो रही थी, मानो कह रहे थे तुम भगवान हो भाई, जाओ, हमें तो इस उजाड़ ग्राम में जीना भी है और मरना भी है। 20 साल गुजर गए। मैं इंजीनियरिंग पास की और उसी जिले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुंचा और डाक बंगले में ठहरा। उस स्थान को देखते ही मधुर बाल स्मृतियाँ हृदय में जाग उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकला। आंखें किसी प्यासे पथिक की भांति बचपन के उन क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी। पर उस परिचित नाम के सिवा वहाँ और कुछ परिचित न था। जहाँ खंडहर था वहाँ पक्के मकान खड़े थे। जहाँ बरगद का पुराना पेड़ था वहाँ अब एक सुंदर बागीचा था। स्थान की काया पलट हो गई थी। अगर उसके नाम और स्थिति का ज्ञान न होता तो मैं इसे पहचान भी न सकता। बचपन की संचित और अमर स्मृतियाँ बाहें खोले अपने उस पुराने मित्रों से गले मिलाने को अधीर हो रही थीं, मगर वह दुनिया बदल गई थी। ऐसा जी होता था कि उस धरती से लिपट कर रोऊं और कहूँ तू मुझे भूल गई। मैं तो अभी तुम्हारा ही वही रूप देखना चाहता हूँ। सहसा एक खुली हुई जगह पर मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते हुए देखा। एक क्षण के लिए मैं अपने को बिल्कुल भूल गया कि मैं ऊंचा अफसर हूँ। साहबी ठाट में रोब और अधिकार के आवरण में जाकर एक लड़के से पूछा, क्यों बेटे, यहाँ कोई गया नाम का आदमी रहता है? क्या कोई गया नाम का आदमी रहता है? जब लड़कों को खेलता देखा तो एक लड़के से पूछा। एक लड़के ने गुल्ली डंडा समेट कर सहमे हुए स्वर में कहा, कौन गया? गया चमार। मैंने यूं ही कहा, हाँ वही। गया नाम का कोई आदमी है तो शायद वही हो। हाँ है तो जरा उसे बुला सकते हो। लड़का दौड़ता हुआ गया और एक क्षण में एक 5 हाथ के काले देव को साथ लिए आता दिखाई दिया। मैं दूर ही से पहचान गया। उसकी ओर लपकना चाहता था कि उसके गले लिपट जाऊं, पर कुछ सोचकर रह गया। बोला, कहो गया, मुझे पहचानते हो? गया ने झुककर सलाम किया। हाँ मालिक, भला पहचानूंगा क्यों नहीं। आप मजे में रहे? बहुत मजे में। तुम अपनी कहो। डिप्टी साहब का साइस हूँ। मतई, मोहन, दुर्गा यह सब कहाँ हैं? कुछ खबर है? मतई तो मर गया। दुर्गा और मोहन दोनों डाकिये हो गए हैं। आप? मैं तो जिले का इंजीनियर हूँ। सरकार तो पहले ही बड़े जहीन थे। अब कभी गुल्ली डंडा खेलते हो? गया ने मेरी ओर प्रश्न की आंखों से देखा। अब गुल्ली डंडा क्या खेलूंगा सरकार, अब तो पेट के धंधे से छुट्टी नहीं मिलती। आओ आज हम तुम खेलें। तुम पदाना, हम पदेंगे। तुम्हारा एक दांव हमारे ऊपर बाकी है, आज वह ले लो। गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। वह
ठहरा टके का मजदूर, मैं एक बड़ा अफसर, हमारा और उसका क्या जोड़। बेचारा झेप कर रह गया था, लेकिन मुझे भी कुछ कम झेप न थी। इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था, बल्कि इसलिए कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर इसका तमाशा बना लेंगे और अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी। उस भीड़ में वह आनंद कहाँ रहेगा। पर खेले बगैर तो रहा नहीं जाता था। आखिर निश्चय हुआ कि दोनों जने बस्ती से दूर जाकर एकांत में खेलें, वहाँ कौन देखने वाला बैठा होगा। तय हुआ कि अब तो लज्जा का आवरण है, सभ्यता का आवरण है। उसकी इच्छा हो रही जरा दूर जाकर खेलें ताकि कोई बच्चे देखे नहीं, मजाक न उड़े। आखिर निश्चय हुआ कि दोनों अपने जने बस्ती से दूर जाकर एकांत में खेलें, वहाँ कौन देखने वाला बैठा होगा। मज़े से खेलेंगे और बचपन की उस मिठाई को खूब रस लेकर खाएंगे। मैं गया को लेकर डाक बंगले पर आया और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की ओर चले। साथ में कुल्हाड़ी ले ली। मैं गंभीर भाव धारण किए हुए था, लेकिन गया इसे अभी तक मजाक ही समझ रहा था। फिर भी उसने मुख पर उत्साह या आनंद का कोई चिन्ह न था। शायद वह हम दोनों में जो अंतर आ गया था, अमीरी और गरीबी का आर्थिक अंतर, सामाजिक अंतर, दोनों में जो अंतर आ गया था, वही सोचने में मगन था। मैंने पूछा, तुम्हें हमारी कभी याद आती थी गया? सच कहना। गया झेपता हुआ बोला, मैं आपको क्या याद करता हुजूर, किस लायक हूँ। भाग में आपके साथ कुछ दिन खेलना बदा था, नहीं मेरी क्या गिनती है। मैं कुछ उदास होकर कहा, लेकिन मुझे तो बराबर तुम्हारी याद आती थी। तुम्हारा वह डंडा जो तुमने जमाया था पीठ पर, याद है न? गया ने पछताते हुए कहा, वह लड़कपन था सरकार, उसकी याद न दिलाओ। वह मेरे बाल जीवन की सबसे रसीली याद है। तुम्हारे उस डंडे में जो रस था, वह तो अब न आदर सम्मान में पाता हूँ, न धन में। कुछ ऐसी मिठास थी उसमें कि आज तक उससे मन मीठा हो जाता है। वो बचपन में पीठ पर गया द्वारा मारी गई जो डंडे की चोट है, उसका रस बड़े बड़े सम्मान और मान और मिठाइयों में नहीं है। ऐसी मिठास थी जिससे कि आज तक उससे मन मीठा हो जाता है। इतनी देर में हम बस्ती से कोई 3 मील निकल आए। चारों तरफ सन्नाटा था। पश्चिम की ओर कोसों तक भीम ताल फैला हुआ है, जहां आकर हम किसी समय कमल पुष्प तोड़ लाते थे और उसके झुमके बनाकर कानों में डाल लेते थे। जेठ की संध्या केसर में डूबी चली आ रही है। मैं लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया और एक टहनी काट लाया। चटपट गुल्ली डंडा बनकर तैयार हो गया। खेल शुरू हो गया। मैंने गुच्ची में गुल्ली रखकर उछाली। गुल्ली गया के सामने से निकल गई। उसने हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा हो। गुल्ली उसके पीछे जाकर टन से गिरी। यह वही गया है जिसके हाथों में गुल्ली जैसे आप जाकर बैठ जाती थी। वह दाहिने बाएं कहीं हो, गुल्ली उसकी हथेलियों में ही पहुंचती थी, जैसे गुल्लियों पर वशीकरण डाल देता हो। नई गुल्ली, पुरानी गुल्ली, छोटी गुल्ली, बड़ी गुल्ली, नोकदार गुल्ली, सपाट गुल्ली, सभी उससे मिल जाती थी, जैसे उसके हाथों में कोई चुंबक हो। जो गुल्लियों को खींच लेता हो। लेकिन आज गुल्ली को उससे वह प्रेम न रहा था। अभ्यास की कसर बेईमानी से पूरी कर रहा था। हुंच जाने के बार पर भी, जिसको हम लोग हुंक जाना कहते हैं, हुंच जाने पर भी डंडा खेले जाता था। हालांकि शास्त्र के अनुसार गया की बारी आनी चाहिए थी। गुल्ली पर ओछी चोट पड़ती और वह जरा दूर गिर पड़ती तो मैं झटपट उसे खुद उठा लेता और दोबारा डांट लगाता। गया यह सारी बेकायदगियां देख रहा था पर कुछ न बोलता, जैसे उसे वह सब कायदे कानून भूल गए। उसका निशाना कितना अचूक था। गुल्ली उसके हाथ से निकलकर टन से डंडे में
आकर लगती थी। उसके हाथ से छूटकर उसका काम था कि डंडे से टकरा जाना, लेकिन आज वह गुल्ली डंडे में लगती ही नहीं। कभी दाहिने जाती, कभी बाएं जाती, कभी आगे चली जाती, कभी पीछे चली जाती। आध घंटे पदाने के बाद एक बार गुल्ली डंडे में आकर लगी। मैंने धांधली की, गुल्ली डंडे में नहीं लगी, गुल्ली डंडे में नहीं लगी। बिल्कुल पास से गई लेकिन लगी नहीं। गया ने किसी प्रकार का असंतोष प्रकट न किया। आज गिल्ली डंडे से टकरा गई, टन की आवाज़ हो गई, मगर इंजीनियर साहब की बेईमानी को हंसकर कबूल कर लेता है। गया ने किसी प्रकार का असंतोष प्रकट न किया। न लगी होगी, डंडे में लगती तो क्या मैं बेईमानी करता? नहीं भैया, तुम भला बेईमानी करोगे? अब लगता है पद को ईमानदार समझ रहा है। नहीं भैया, तुम भला बेईमानी करोगे। बचपन में मजाल था कि मैं ऐसा घपला करके जीता बचता, यही गया गर्दन पर चढ़ बैठता, लेकिन आज मैं उसे कितनी आसानी से धोखा दिए चला जाता था। गधा है, सारी बातें भूल गया। सासा गुल्ली फिर डंडे से आकर लगी, इतने जोर से लगी जैसे बंदूक छूटी हो। अब की आवाज़, डंडे से टकराने की आवाज़ गुल्ली की तेज थी, लगा जैसे बंदूक छूटी हो। इस प्रमाण के सामने अब किसी तरह की धांधली करने का साहस मुझे इस वक्त भी ना हो सका, लेकिन क्यों न एक बार सच को झूठ बताने की चेष्टा करूं। मेरा हरज ही क्या, मान गया तो वाह, नहीं तो दो चार हाथ पदना ही पड़ेगा। अंधेरे का बहाना करके जल्दी से गला छुड़ा लूंगा, फिर कौन दांव देने आता है। गया ने विजय के उल्लास में कहा, लग गई, टन से बोली। मैंने अनजान बनने की चेष्टा करके कहा, तुमने लगते देखा? मैंने तो नहीं देखा। टन से बोली है सरकार। और जो किसी ईंट से लग गई हो? मेरे मुख से यह वाक्य उस समय कैसे निकला, इसका मुझे खुद आश्चर्य है। इस सत्य को झुठलाना वैसे ही था जैसे दिन को रात बताना। हम दोनों ने गुल्ली को डंडे में जोर से लगते देखा था, लेकिन गया ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया। हाँ, किसी ईंट में ही लग गई होगी। डंडे में लगती तो इतनी आवाज़ न आती। ये मित्रता का डोर अब दो अलग अलग दायरों में बन गया है। इतनी आवाज़ न आती। मैंने फिर पदाना शुरू कर दिया, लेकिन इसकी प्रत्यक्ष धांधली कर लेने के बाद गया की सरलता पर मुझे दया आने लगी। इसलिए जब तीसरी बार गुल्ली डंडे में लगी तो मैंने बड़ी उदारता से दांव देना तय कर दिया। गया ने कहा, अब तो अंधेरा हो गया है भैया, कल पर रखो। मैंने सोचा कल बहुत सा समय होगा, यह ना जाने कितनी देर पदावे, इसलिए इसी वक्त मुआवला साफ कर लेना अच्छा होगा। नहीं, अभी बहुत उजाला है, तुम अपना दांव ले लो, गुल्ली सूझेगी नहीं, कुछ परवाह नहीं। गया ने पदाना शुरू किया, पर उसे अब बिल्कुल अभ्यास न था। उसने 2 बार डांड लगाने का इरादा किया, पर दोनों ही बार हुच गया। 1 मिनट के बाद, 1 मिनट से कम में वह दांव पूरा कर चुका। बेचारा घंटा भर पदा, पर 1 मिनट में ही अपना दांव खो बैठा। मैंने अपने हृदय की विशालता का परिचय दिया। एक दांव और खेल लो, गया से कहता है, एक दांव और खेल लो, तुम पहले ही हाथ में हुच गए। नहीं भैया, अब अंधेरा हो गया है, तुम्हारा अभ्यास छूट गया। क्या कभी खेलते नहीं? खेलने का समय अब कहाँ मिलता है भैया। हम दोनों मोटर पर जा बैठे और चिराग जलते जलते पड़ाव पर पहुंच गए। गया चलते चलते बोला, कल यही गुल्ली डंडा होगा, सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे, आप भी आओगे? जब आपको फुर्सत हो तभी खिलाड़ियों को बुलाऊंगा। आज की बात तो हो गई, मगर कल के लिए गया लगता है एक आमंत्रण देता है कि कल आप जिस समय साहब तैयार हो गए उस समय हम अपने पुराने मित्रों को आमंत्रित करेंगे, कल फिर खेल होगा। मैंने शाम का समय दिया और दूसरे दिन मैच देखने गया। कोई 10-10 आदमियों की मंडली थी। कई मेरे लड़कपन के साथी निकले। अधिकांश युवक थे जिन्हें मैं पहचान न सका।
खेल शुरू हुआ। मैं मोटर पर बैठा बैठा, दूर से मोटर पर बैठा बैठा तमाशा देखने लगा। आज गया का खेल, उसका वह नैपुण्य देखकर मैं चकित हो गया। जो कल खेल रहा था गया, आज बदल गया। उसके खेल का नैपुण्य देखकर मैं चकित हो गया, चकित हो गया। डांड लगाता तो गुल्ली आसमान से बातें करती। कल किसी वह झिझक, वह हिचकिचाहट, वह बेदिली आज न थी। लड़कपन में जो बात थी आज उसने प्रौढ़ता प्राप्त कर ली थी। कहीं कल इसने मुझे इस तरह पदाया होता, अगर कल इसने मुझे इस तरह पदाया होता तो मैं ज़रूर रोने लगता। इसके डंडे की चोट खाकर गुल्ली 200 गज की खबर लाती थी। पदने वालों में एक युवक ने धांधली की, उसने अपने विचार से गुल्ली लोक ली थी। गया का कहना था गुल्ली जमीन में लगकर उछली थी। इस पर दोनों में ताल ठोकने की नौबत आ गई। युवक दब गया। गया का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर डर गया। अगर वह दब न जाता तो जरूर मारपीट हो जाती। मैं खेल में न था, पर दूसरों के इस खेल में मुझे वही लड़कपन का आनंद आ रहा था जब हम सब कुछ भूलकर खेल में मस्त हो जाते थे। अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया ने मेरे साथ खेला नहीं, केवल खेलने का बहाना किया। कल खेला नहीं, कल खेलने का बहाना किया। उसने मुझे दया का पात्र समझा, उसने मुझे दया का पात्र समझा। मैंने धांधली की, बेईमानी की, पर उसे जरा भी क्रोध न आया, इसलिए कि वह खेल न रहा था, इसलिए कि वह खेल न रहा था, मुझे खिला रहा था। खेलना और खिलाना में फ़र्क है। मुझे खिला रहा था, मेरा मान रख रहा था। वह मुझे पदाकर मेरा कचूमर नहीं निकालना चाहता था। मैं अब अफसर हूँ, वह अफसरी मेरे और उसके बीच में दीवार बन गई है। मैं अब अफसर हूँ और मेरी अफसरी मेरे और उसके बीच में अब दीवार बन गई है। अब मैं उसका लिहाज पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, साहचर्य नहीं पा सकता। लड़कपन था तब मैं उसका समकक्ष था, लड़कपन था तब मैं उसका समकक्ष था। हम में कोई भेद न था। यह पद पाकर अब मैं केवल उसकी दया के योग्य हूँ। हमें कोई भेद न था। यह पद पाकर अब मैं केवल उसकी दया के योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता। वह बड़ा हो गया, मैं छोटा हो गया हूँ। वह मुझे अब अपना जोड़ नहीं समझता। वह बड़ा हो गया, मैं छोटा हो गया हूँ। मुंशी प्रेमचंद की यह गुल्ली डंडा कहानी भारतीय खेल, भारतीय जीवन पद्धति, लड़कपन में अपने मित्रों के साथ जो स्कूली शिक्षा में होते थे या मोहल्ले टोले में होते थे, उनके साथ जो लगाव था, कोई अमीरी नहीं, कोई गरीबी नहीं, कोई दरोगा का बेटा नहीं, कोई लाचार विवश नहीं, कोई दलित नहीं, कोई अफसर नहीं। ये सारे आवरण धीरे धीरे समाज में आते हैं। तब का गया और आज के गया में फ़र्क हो गया। वक्त की चक्की में पिसता हुआ गया एक घोड़े की सेवा करने वाला सईस बन गया और ये दरोगे का बेटा इंजीनियर बन गया। बचपन में तो दोनों में जोड़ था। न गया इस पर दया करता था, न यह गया पर दया करते थे। मगर आज ये पद की जो ऊंचाई है, यह जो आर्थिक अंतर आ गया है, इस आर्थिक अंतर में दोनों की दोस्ती के बीच अब वह सहजता, वह सरलता, वह आत्मीयता नहीं रही। हालांकि गया में खेलने की वही क्षमता, वही कला है, मगर इंजीनियर साहब के साथ खेलने में उसका मनोबल टूट जाता है। यह जो मानसिक विभेद है, मित्रता के बीच पनपी हुई जो आर्थिक दीवार है, इस दीवार को जितनी आसानी से इस गुल्ली डंडा कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने व्यक्त किया है, यह उनके कथा सम्राट होने के गुण का साक्षात प्रमाण है। एक अमरूद खिला देने का उलाहना देकर ये गया को डराना चाहता है, मगर तब वो घूस व पेच उसका कोई डर नहीं है। बड़कपन में दिए गए उस घूस से उसको कोई चिंता नहीं है, मगर थोड़ा बड़ा होने पर इसकी अफसरी और उसकी मजदूरी के बीच एक विभेद, एक खाई खड़ी हो जाती है। मुझको लगता है
मुंशी प्रेमचंद की यह गुल्ली डंडा कहानी, जो मुझको खुद भी, मैं गुल्ली डंडा खेलता था, आप में से जो खेलते होंगे उसको लगा होगा कि हम आज इस क्रिकेट, बैडमिंटन और वॉलीबॉल की दुनिया में, इन पश्चिमी खेलों की दुनिया में कहीं न कहीं अपने भारतीय खेलों को खो रहे हैं। उन खेलों में कहीं कोई पैसे की ज़रूरत नहीं थी, कोई आर्थिक डिमांड वहाँ नहीं था। किसी पेड़ पर चढ़ गए, कोई गीली काटा, कोई डंडा काटा और घंटों पदने पदाने में लग गए, रह गए। दिन भर निकल गया। वो मौज मस्ती के दिन किसी पश्चिमी खेल में नहीं हो सकते हैं। गुल्ली डंडा कहानी मुझको तो बड़ी पसंद थी। मैं गुल्ली डंडा खेलता भी था। मेरे दोस्त होरिला, भेखला सब आज न जाने कहाँ हैं, मगर वो गुल्ली डंडा, इस गुल्ली डंडे के साथ आज मुझको याद हो आया है। मैं चाहता हूँ आप भी अगर गुल्ली डंडा खेले हों, न खेले हों, खेलते हुए देखे हों, तो उसके मज़े को लें और हो सके तो अपने मित्रों को भी गुल्ली डंडा कहानी का मज़ा दिलाएं। ये पदने पदाने के दिन याद करें। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने विचार मंतव्य देंगे कमेंट बॉक्स में। अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मुझे आगे और अच्छी कहानी लेकर आने के लिए प्रेरित करेंगे। धन्यवाद।